गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एंटी टर्मिनेशन। जैसा आप सिलेबस में देख पा रहे हैं, हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था एटीन्यूएशन और आज हम कंटिन्यू करेंगे एंटी टर्मिनेशन। यह भी प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का एक प्रकार है। हमने अभी तक नेगेटिव रेगुलेशन और पॉजिटिव रेगुलेशन पढ़े हैं। इन दोनों रेगुलेशन के अतिरिक्त एटीन्यूएशन, एंटी टर्मिनेशन एंड रोल ऑफ डिफरेंट सिग्मा फैक्टर्स इन जीन रेगुलेशन टाइप का रेगुलेशन पाया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे एंटी टर्मिनेशन। अब जैसा इसका नाम बता रहा है, एंटी मतलब नहीं होना, टर्मिनेशन मतलब जो रुकता है, जीनों का ट्रांसक्रिप्शन होना जहाँ रुकता है, जहाँ टर्मिनेट होता है, तो वहाँ पे उनका टर्मिनेट नहीं होना इज कॉल्ड एंटी टर्मिनेशन। Transcription anti-termination is a specific mechanism of regulation of the efficiency of RNA production. यहाँ पे ये बताया गया है कि एंटी टर्मिनेशन एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जीनों का या डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन होता है उसको रेगुलेट किया जाता है कि हमें उसका अनुलेखन कहाँ रोकना है और कहाँ नहीं। इस प्रकार से जीनों की अभिव्यक्ति को रेगुलेट करता है। अब इसको समझने से पहले हम एक डायग्राम देखते हैं। अब इसमें आप देखिए, सामान्यतया एक प्रमोटर रीजन होता है डीएनए के ऊपर जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। इस डीएनए के रीजन पे जहाँ पे बाइंड करता है उसको हम प्रमोटर कहते हैं। अब प्रमोटर पे जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ, जो रेड कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है ये है आरएनए पॉलीमरेज। इसके बाइंड होने के बाद में यह आगे बढ़ता है आरएनए डीएनए के साथ में और साथ में आरएनए का निर्माण होता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एक टर्मिनेटर सीक्वेंस जो कि डीएनए पे पाई जाती है वहाँ पहुँचता है, तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से अलग हो जाता है और उतने ही आरएनए का निर्माण होता है जो कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में है, जो आपको दिख रहा है येलो कलर का पोर्शन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डीएनए का कौन सा भाग या का ट्रांसक्रिप्शन होगा वो डिसाइड होता है प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का भाग। लेकिन एंटी टर्मिनेशन में क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे जुड़ा, उसके जुड़ने के बाद में इस पर एक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन, आपको जो ग्रीन कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है ये है एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन। इस पर जैसे ही एक एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन आके बाइंड करता है, यह टर्मिनेटर पे या टर्मिनेटर सीक्वेंस पे रुकना भूल जाता है या ये आगे ही निकल जाता है और साथ में आरएनए का निर्माण करता जाता है। तो आप देख पा रहे हैं दोनों में डिफरेंस। इसे सामान्यतः ऐसे रुकना चाहिए टर्मिनेटर सीक्वेंस पे, लेकिन जैसे ही इस पर कोई एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन बाइंड करता है तो यह यहाँ नहीं रुक पाता और आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो आरएनए के आगे वाला पोर्शन है, जो दूसरे जीन्स हैं, उनका भी क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इसे हम कहते हैं एंटी टर्मिनेशन। तो एंटी टर्मिनेशन के लिए आपको एक प्रोटीन चाहिए जो कि आरएनए पॉलीमरेज पे बाइंड होगा और इस प्रोटीन के कारण आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा और टर्मिनेटर सीक्वेंस पे नहीं रुकेगा। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बिटवीन आरएनए पॉलीमरेज एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। यह किस पे आधारित है? यह जो प्रक्रिया है यह आधारित है एक कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर। वो कॉम्प्लेक्स किससे बना होता है? वो कॉम्प्लेक्स बना होता है आरएनए पॉलीमरेज तथा किसी प्रकार के रेगुलेटरी प्रोटीन जिसको हम टर्मिनेटर या टर्मिनेशन प्रोटीन भी कहते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स पे आधारित होता है, which prevents transcription termination at otherwise functional terminator region। जो कि फंक्शनल मतलब सक्रिय टर्मिनेटर रीजन पर जो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन है उसको रोकता है। ये कॉम्प्लेक्स बनने के कारण टर्मिनेशन नहीं हो पाता और आरएनए का निर्माण होता रहता है आगे वाले जीन्स का भी। ये हुआ एंटी टर्मिनेशन, इसको हम डायग्राम द्वारा समझ चुके हैं। अब ये किसमें पाया जाता है? ये सामान्यतः फेजेस में या जो जीवाणु भोजी हैं उनमें पाया जाता है। इसका जो सबसे मुख्य एग्जाम्पल है वो है लैम्डा फेज। लैम्डा फेज हम जानते हैं कि यह एक लाइसोजेनिक या अनुग्र प्रकार का या संयुक्त प्रकार का जीवाणु भोजी होता है। एंटी टर्मिनेशन जैसा हमने बताया था, तो हम लैम्डा फेज का उदाहरण देंगे। लैम्डा फेज में दो एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है प्रोटीन एन और एक होता है प्रोटीन क्यू। इन दोनों के बारे में हम समझेंगे, आप ध्यान से समझिए। लैम्डा फेज की हम बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि लैम्डा फेज ई कोलाई जीवाणु को इन्फेक्ट करता है
और जब यह जीवाणु को इन्फेक्ट करता है तो लैम्डा फेज का केवल डीएनए ही उस जीवाणु में प्रवेश करता है, किसी प्रकार का कोई एंजाइम प्रवेश नहीं करता। और सबसे पहले इसके कुछ जीन एक्सप्रेस होते हैं जो कि जीवाणु के या होस्ट के आरएनए पॉलीमरेज को काम में लेके डीएनए से आरएनए का निर्माण करते हैं, क्योंकि जीवाणु भोजी का स्वयं का तो कोई आरएनए पॉलीमरेज गया नहीं है, उसके अंदर केवल डीएनए है। तो उस डीएनए में जीवाणु भोजी के डीएनए का कुछ भाग ऐसा होता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज होस्ट का जो है उसको यूज़ करके और आरएनए का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से जीवाणु भोजी के जो जीन्स होते हैं उसके ऊपर उपस्थित जीन्स 3 भागों में व्यवस्थित होते हैं। ये 3 भाग उसके आधार पर डिसाइड किए गए हैं कि सबसे पहले कौन से जीन अभिव्यक्त होंगे, उसके बाद कौन से होंगे, सबसे लास्ट में कौन से होंगे। सबसे पहले जीन होते हैं इमीडिएट अर्ली जीन्स। इमीडिएट अर्ली जीन मतलब जैसे ही जीवाणु भोजी जीवाणु में प्रवेश करता है तो कौन से जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, वो हैं इमीडिएट अर्ली जीन्स। इसके उदाहरण होते हैं क्रो जीन और एन जीन। उसके बाद में है डिलेड अर्ली, मतलब उसके जस्ट इमीडिएट अर्ली के जस्ट बाद में जो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वो होते हैं डिलेड अर्ली, जो हैं C2, C3, OP, अटैचमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। और सबसे लास्ट में एक्सप्रेस होते हैं लेट जीन। लेट जीन की हम बात करें तो ये सबसे लास्ट में, मतलब जैसा मैंने आपको बताया था कि ये लैम्डा फेज जो होता है यह लाइसोजेनिक साइकिल प्रदर्शित करता है, लेकिन बाद में किसी रीज़न से लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखिए इमीडिएट अर्ली जीन है, यह सामान्यतः एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन बनाते हैं, और एक जो दूसरा क्रो जीन है वो रिप्रेसर का कार्य करता है PRM के लिए। आगे हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। अभी आपको, क्योंकि हम सिर्फ जीन रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम इन सारे जीन का फंक्शन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम जीवाणु भोजी के जीन्स को नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उसमें जीनों का जो एंटी टर्मिनेशन है वो किस प्रकार से होता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें 3 प्रकार के जीन होते हैं। जो हम ध्यान रखेंगे वो है इमीडिएट अर्ली जीन, जो कि है क्रो तथा एन जीन। डिलेड अर्ली जीन अब सिर्फ काम करते हैं किसका, लाइसोजेनी मेंटेन करने का, और लेट जीन काम करते हैं लाइटिक साइकिल का। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इमीडिएट अर्ली जीन की। हमने देखा था इमीडिएट अर्ली जीन होता है जीन N, जो कि आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, और दूसरा है जीन क्रो। ये दोनों है इमीडिएट अर्ली जीन। इनको इमीडिएट अर्ली क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो जीवाणु भोजी जब प्रवेश करता है तो सबसे पहले जीवाणु का आरएनए पॉलीमरेज इन्हीं जीनों को अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपको दिखाई दे रहा है PL का मतलब लेफ्ट से है, और OL मतलब PL मतलब प्रमोटर L, और OL मतलब ऑपरेटर L। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्रो जीन से पहले दिखाई दे रहा है PR और OR, ये है प्रमोटर राइट और ऑपरेटर राइट। तो PL को यूज़ करता है आरएनए पॉलीमरेज, और PR को यूज़ करता है और N और क्रो जीन का निर्माण करता है। अब यहाँ पे देखिए N जीन, N जो जीन है इससे बनेगा N प्रोटीन, और क्रो से बनेगा क्रो प्रोटीन। यहाँ पे हमारे लिए काम की चीज़ कौन सी है, N प्रोटीन। इस N प्रोटीन की खासियत ये होती है कि ये N प्रोटीन एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन होता है। ये N प्रोटीन जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज पे बाइंड करता है तो आरएनए पॉलीमरेज TL क्या है, टर्मिनेटर सीक्वेंस। जैसे ही N प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज पे बाइंड करता है वह TL को नहीं पहचानता और आगे बढ़ जाता है। वैसे सामान्यतया यहाँ पे रुक जाना चाहिए आरएनए पॉलीमरेज को, लेकिन वह यहाँ नहीं रुक के आगे C3 प्रोटीन का निर्माण शुरू कर देता है। उसी प्रकार से यही N प्रोटीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको क्रो के आगे, जो कि है TR1। इस TR1 को भी नहीं पहचानता, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज पे N प्रोटीन बाइंड करता है तो TR1 और साथ ही में TL तथा TR1 इन दोनों सीक्वेंस को क्रॉस करके आगे वाले जीनों को अभिव्यक्त करता है, जिसको हम कहते हैं एंटी टर्मिनेशन। अभी आपको इतना ही समझना है। तो N प्रोटीन क्या करेगा, TL और TR1 जो कि क्रो के बाद में है, और TL कहाँ पर है, N के बाद में। अब इससे आपको जहाँ तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं उस दिशा में आरएनए बनता है। तो PL मतलब यहाँ से आरएनए का निर्माण शुरू होता है PL से, और TL पे ख़त्म होना चाहिए, लेकिन TL पे ख़त्म नहीं होकर आगे तक बढ़ जाता है। इसी प्रकार से TR से आरएनए का निर्माण शुरू होना चाहिए, T का निशान जिस साइड में जा रहा है वहाँ पे जाके TR1 पे ख़त्म होना चाहिए, लेकिन TR1 पे क्योंकि N प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज पे जुड़ जाता है, इस वजह से TR से आगे निकल के C2 प्रोटीन का निर्माण शुरू कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे हम कहते हैं एंटी टर्मिनेशन। यह एक लैम्डा फेज जीनोम का स्ट्रक्चर है, जिसे आप अगर समझ सकते हैं तो ध्यान से देखिए।
मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये सर्कुलर रूप में दिखाया गया है तो इसमें कुछ इमीडिएट अर्ली जीन्स होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, C2, B, क्रो, और इसी साइड में उसके बाद में N से लेके C3, ये सब इमीडिएट अर्ली जीन है। उसके बाद में कुछ डिलेड अर्ली जीन होते हैं, और साथ में जो ये लाइसिस वाले जीन आपको दिख रहे हैं AWPQ, ये सब हैं लेट जीन जो कि लाइटिंग साइकिल में काम आते हैं। लाइसोजेनी वाले जीन्स आप देख पा रहे हैं, ये XIS, INT, अटैचमेंट, ये सब जो जीन्स हैं ये लाइसोजेनी वाले ही जीन्स हैं। वापस से हम एक बार देख लेते हैं, वही सेम चीज़ है, थोड़ा कलर डायग्राम के द्वारा आपको समझाया गया है। सबसे पहले अब ये देखिए, जो तीर का निशान है ब्लू कलर का, ये बताता है प्रमोटर को। जो पिंक कलर का है वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर वह जगह होती है जहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड करता है, हम पढ़ चुके हैं। प्रमोटर कौन सी जगह होती है? प्रमोटर पे RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। और जो स्ट्रेट लाइन दे रखी है रेड कलर की, ये होता है टर्मिनेटर। तो सबसे पहले आपको सिर्फ ध्यान देना है किसके ऊपर, यहाँ पे जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है ये क्या था? ऑपरेटर L और प्रमोटर L। यहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और जहाँ पे पिंक रेड कलर की स्ट्रेट लाइन है ये है टर्मिनेटर TL1, मतलब लेफ्ट साइड का टर्मिनेटर, यहाँ पे इसको रुकना चाहिए। इसी प्रकार से T, जहाँ पे PR लिखा है वो है प्रमोटर राइट, और जहाँ पे TR1 लिखा हुआ है वो है टर्मिनेटर राइट। तो PR और TR के बीच में ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए किसका? क्रो जीन का। तो ये है सामान्य इसका संरचना। लेकिन जब एंटी टर्मिनेशन होता है तो क्या होता है? जैसे ही PL और TL के बीच में N प्रोटीन बना, इस N प्रोटीन के बनने की वजह से क्या हुआ? RNA पॉलीमरेज TL1 पे नहीं रुका। आप देख रहे हैं तीर का निशान आगे तक बढ़ता जा रहा है, ये दूसरे जीन्स का भी ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। तो इस प्रकार से ये हो गया एंटी टर्मिनेशन। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि काम तो क्रो प्रोटीन इज नॉट अ एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन, इसको रोक N प्रोटीन ही बाउंड करेगा कहाँ पर? RNA पॉलीमरेज पे, क्रो बाइंड नहीं करेगा। यहाँ पे भी क्या हुआ? PR से, या फिर आप देख रहे हैं प्रमोटर राइट से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ, जिसका खत्म होना था TR1, मतलब टर्मिनेटर TR1 पर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे N प्रोटीन बाउंड हो जाता है RNA पॉलीमरेज पे, तो ये आगे की तरफ बढ़ के RNA का निर्माण करता रहता है। तो इस प्रकार से एंटी टर्मिनेशन के द्वारा प्रोकैरियोट्स में जीनों की अभिव्यक्ति का रेगुलेशन होता है। तो आपको एक प्रोटीन का तो उदाहरण हम दे चुके हैं जो कि है N प्रोटीन, जो कि इमीडिएट अर्ली होता है, परंतु एक प्रोटीन जो कि लेट होता है, जिसमें वो भी एंटी टर्मिनेशन होता है, वो होता है Q प्रोटीन। Q प्रोटीन भी सेम इसी प्रकार से कार्य करता है कि यह, जैसे N प्रोटीन ने क्या किया, इमीडिएट अर्ली से अर्ली जीन का ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर दिया, उसी प्रकार से Q प्रोटीन क्या करता है? Q प्रोटीन अर्ली जीन से लेट जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाने के लिए इसको बैक्टीरिया फेज के जीनोम को किसी एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो कि दो प्रकार के होता है, एक होता है N और एक होता है Q। इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आज हमने प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन कंप्लीट किया है। इसके बाद हम एक लेक्चर में यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे। वो बहुत डिटेल में पढ़ना हमें आवश्यक नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, हम उसे संक्षिप्त में पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।